हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर का पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को आज हम सॉल्व करेंगे। केवल प्रश्न पत्र यानी कि इसमें प्रश्न पत्र जो होता है वो केवल एक होता है और पूर्णांक पूरा 100 अंकों का होता है और समय जो है वो हमें 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है, जबकि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 9 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो प्रश्न जो होते हैं वो 1 और 2 ये दोनों प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं। प्रश्न पहले में 5 ऑप्शन मतलब 5 जो है पार्ट होते हैं, ऐसे ही प्रश्न 2 में भी 5 पार्ट होते हैं और प्रत्येक पार्ट 1 नंबर का होता है। इसलिए 2 प्रश्न जो है पहला और दूसरा, इन दोनों को 5 और 5 मिला के ये 10 नंबर जो है आपको इसमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 और 4 पर। प्रश्न नंबर 3 और 4 इनमें 4-4 खंड होते हैं। कितने? 4-4 खंड होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो ये 2-2 के होते हैं और 4-4 8 होते हैं, तो 8 दूनी 16 हो गई। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5 और 6। प्रश्न 5 और 6 दोनों में 5-5 पार्ट होते हैं। कितने? 5-5 पार्ट और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। प्रत्येक पार्ट जो है वो 5 अंक का होता है। ऐसे 5-5 10 होते हैं, तो 5 ढाई 50 अंकों के ये 2 आपके प्रश्न होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न 7, 8, 9। इन प्रश्नों में क्या होता है, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि 2-2 होते हैं इनमें सब में, लेकिन करना होता है एक इसमें से एक इसमें से और एक इसमें से। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 8 अंक का होता है और ये 3 हुए तो 8 दिया 24, 10 26, 16 और 10 26, 24 50, 50 100। इस प्रकार से आपके ये 100 अंक हो जाते हैं। क्लियर? हेलो दोस्तों, आज जो है हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न जो है पार्ट 1 में, कुछ प्रश्न अगले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, और ये जो आप मॉडल पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, ये इंटरमीडिएट के जो है छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। पहला प्रश्न है, तो एकी प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना जो है fx हमारा 3x है, तो fx1 कितना हो जाएगा 3x1। fx2 निकालेंगे तो x की जगह कितना रख देंगे, x2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x2। ठीक है। अब एकी की जो कंडीशन होती है वो होती है fx1 = fx2। तो इसको हम रखते हैं, fx1 की वैल्यू है 3x1 = इसकी वैल्यू है 3x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। x1 यदि x2 के इक्वल आ जाए, fx1 और fx2 हम लेके चलें बराबर, और यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो हम समझ लेते हैं कि हमारा जो फलन है वो एकी है। तो हमारा फलन कैसा है, एकी है। तो एक तो ये पहला हो गया, लेकिन अब हम ये देखना है हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आच्छादक ना हो या आच्छादक हो। ठीक है। तो इन दोनों में से कौन हो सकता है, एकी हो गया तो ये पहला हो सकता है या दूसरा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। क्लियर? अब आच्छादक और चेक करते हैं। तो आच्छादक के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं चेक। ये ले लेते हैं x और ये ले लेते हैं एक y ले लेते हैं। ठीक है। r → r दोनों में
दे रखा है, तो हमें रखना है यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम, 0.1.2 इस प्रकार से -1, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 0.1 फिर 2 3 इस प्रकार से कुछ इसके -1 -2 ये R। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम x का मान 1 लेंगे, x का मान 0 लेंगे, मान लीजिए 0 लिया, तो fx का मान कितना हो जाएगा, वो भी 0 ही आ जाएगा, क्योंकि fx हमारा जो है वो 3x के इक्वल है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0, तो fx भी 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी, इसको y मान के चलते हैं। तो अब इसका मान हम जैसे x का 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 यानी कि 3। तो एक इससे रिलेटेड होगा, 3 से रिलेटेड होगा, बाकी के कुछ छूट जाएंगे। तो जब छूट जाते हैं यानी कि कुछ सब मतलब छूट रहे हैं, तो वो फलन कैसा होता है, आच्छादक होता है, आच्छादक नहीं होता, यानी कि सभी को आच्छादित नहीं करता, इसलिए ये आच्छादित नहीं है। 1 छूट रहा है, 2 छूट रहा है, ये फिर सीधा 3 की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो फलन है वो क्या है, एकेकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न खा, पहले का खा, यदि समुच्चय n में r रिलेशन जो है वो a, b such that a बराबर b - 2 and b is greater than 6 द्वारा प्रदत्त फलन r है, तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो a और b, a किसके बराबर है, b - 2 के, और b का मान 6 से बड़ा है, b इज ग्रेटर देन 6 मतलब b का मान 6 से बड़ा है, तो b ये 4 है, ये 6 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ भी है बड़ा 6 से, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये तो कंडीशन यहाँ से हमें पता लगी कि b का मान 6 से बड़ा है, तो इन 3 में है, पहला आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, a का मान b - 2 है, यानी कि b में से अगर हम 2 घटाएंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ b में से अगर a घटाएंगे, b में से 2 घटाएंगे तो क्या a का मान आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, ये नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ रहा है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा कि b में से अगर 2 कम कर दें तो a की वैल्यू आ जाती है और b का मान 6 से बड़ा भी है। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए आपका आंसर 3rd नंबर का हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है ग नंबर, समाकलन इंटीग्रेशन x e की पावर x dx का मान ज्ञात करना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन, अब इसका जब हमें समाकलन करना है तो 2 फंक्शन है, एक ये और एक ये, इसमें क्या लगाएंगे, इसमें खंडसाह लगेगा। खंडसाह में अब इसको फर्स्ट किसको, सेकंड किसको, जिसका हमें इंटीग्रेशन आता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं, लेकिन हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है तो फिर हम इलेट के अनुसार मानते हैं, ठीक है। ये होता है आपका इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो ई कौन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर एक्स की, सबसे अंत में इसको सेकंड मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं और खंडसा लगाएंगे, ठीक है। तो खंडसा हमारा क्या है कि इसका सूत्र लगाइए, x e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर, उसमें होता है क्या, सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद होता है क्या, प्लस है, माइनस है, इसके बाद है माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स, फिर पूरे का फिर से एक बार समाकलन। तो करिए इसको, x e की पावर x माइनस x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, इंटू e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, फिर से एक बार समाकलन इसका हमें करना पड़ेगा। x e की पावर x माइनस e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर x, अगर कॉमन ले लें x माइनस 1,
तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो पहला का घ नंबर जो प्रश्न है वो है हमारा अवकल समीकरण 2x² d2y ओवर dx2 प्लस 3 dy ओवर dx प्लस y बराबर 0 की कोटि पूछी गई है हमसे कि इसकी कोटि क्या है। तो जो इसकी कोटि है वो हम ये देखते हैं कि जितने बार अधिक से अधिक उसमें अवकलन होता है तो इसमें देखो 2 बार अधिक से अधिक अवकलन, इसलिए इसकी कोटि 2 हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं 1 का लास्ट जो है इंगा पार्ट है, यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के और i माइनस 4j प्लस लैम्डा के परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो दो अगर सदिश परस्पर लंब है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल 0 होता है। अगर इसको a मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको कुछ देर के लिए b मान लेते हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, तभी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो a का b में करिए, 2i का हो जाएगा 2, j का -4 में तो माइनस का 4j², j² का मान चूंकि 1 होता है, i² का 1 होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम इनको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाले का करते हैं प्लस k में तो k² हो जाएगा, उसका मान 1 होता ही है, और यहाँ ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल 0। कितना बचेगा? -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा। तो इसका मान 2 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 सभी खंड हल कीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सभी खंड हल करने हैं। पहला है का नंबर, कॉट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान क्या है। तो कॉट इनवर्स 1/√3 का जो मुख्य मान होता है, या हम इसको कुछ देर के लिए कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू a मान लेते हैं, तो 1/√3 बराबर ये हो जाता है कॉट a। अब 1/√3 किस कॉट का मान होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो कॉट π/3 का जो मान होता है वो कॉट 1/√3 होता है। कॉट π/3 का यानी कि cos 60 का मान जो होता है वो होता है 1/√3। तो कॉट यहाँ से हटा देंगे, कंपेयर कर देंगे तो a का मान आ जाएगा π/3। तो a जो है कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू है, इसलिए इसका मान हो जाता है π/3। चूंकि इसका जो मुख्य मान होता है वो 0, को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसका मुख्य मान हो जाएगा आपका π/3 ही हो। दूसरे का खा जो नंबर का प्रश्न है उसमें कहा गया दिखाइए कि फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर संतत है। अगर हम इसको इस प्रकार से भी लिखना चाहें तो mod x को हम लिख सकते हैं -x जब x इज लेस देन 0 होता है, और जब x का मान इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो यहाँ हो जाएगा x का मान x हो जाएगा, यानी कि -x नहीं रहेगा। तो संतत दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितने पर निकालना है? 0 पर निकालना है, तो हो जाएगा 0 -h। 0 से कम वाली वैल्यू कौन है? यही वैल्यू इसमें रख देंगे, यानी कि ये f(x) का मान तब हमारा -x हो जाएगा। तो f -h का मान हमारा कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f -h का मान हो जाएगा -h, या 0 -h भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस हो जाएगा प्लस, और हम लिमिट लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। तो जब 0 + h 0 से ज्यादा वाला मान है x, तो इसका मान हो जाएगा कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान आ जाएगा 0 + h। अब लिमिट लेंगे तो h का भी मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। फलन की वैल्यू निकालेंगे, f0 पर भी 0 का x का मान जो है f(x) का मान x है। अब x जगह जब 0 रखेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा।
यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फलन की वैल्यू। ये तीनों अगर इक्वल हैं तो हमारा फलन जो है वो संतत होता है। क्लियर? अतः ये फलन हमारा संतत है। अगला प्रश्न है दूसरे का गा। अवकल समीकरण एक्स वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0 की कोटि एवं घात हमको दोनों बताना है। तो अभी हमने बताया था आपको जो कोटि होगी वो ये देखा जाता है कि इसमें सबसे अधिक बार अवकलन कितने बार है। तो यहाँ 2 बार अवकलन है तो ती कोटि का अवकलन है तो 2 कोटि इसकी हो गई। और घात क्या होती है? जो सबसे बड़ी कोटि होती है, यानी कि जो सबसे बड़ा कोट मतलब जो है जितने बार अवकलन होता है उस पे जो घात होती है वही हमारी घात कहलाती है। इस पे ये डी वाई ओवर डी एक्स पे 2 है लेकिन 2 नहीं होगी, इसकी डी टू वाई ओवर डी एक्स पे जितनी होगी तो यहाँ है नहीं तो उसको 1 माना जाता है, इसलिए इसकी घात 1 हो जाएगी। क्लियर? अगला प्रश्न है दूसरे का घा। वो ये कह रहा है निम्न अवरोधों x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 के अंतर्गत z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसका अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए इनको हमें क्या करना पड़ेगा? इनको बनाना पड़ेगा। तो बनाइए इनको। x प्लस वाई कुछ देर के लिए लेस देन इक्वल को हटा के इक्वल कर दे रहे हैं 4। अब इसका हम क्या करेंगे? इसको इस लाइन को बनाने के लिए, इस रेखा को बनाने के लिए हम इसका कौन सा फॉर्म? इसका जो है फॉर्म है 4 एकम 4, 4 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x बटे 4 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1। अंतःखंड रूप इसका बना लेंगे। ठीक है? अंतःखंड रूप जब बना लेंगे और इसको भी बनाएंगे, एक x बराबर 0 हो जाएगा, एक y बराबर 0। तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, y अक्ष का होता है x बराबर 0। अब हमें लेना है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर x का ग्रेटर इधर होगा, y का ग्रेटर ऊपर होगा। अब तीसरे पे आते हैं, x पे 4 चलना है, y पे 4 चलना है, x पे 4 y पे 4 दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इसका पॉइंट हो जाएगा 4,0 क्योंकि हम 4 चले, यहाँ भी 4 चले हैं, अंतःखंड इस पे 4 का कटा है तो ये हमारा हो जाएगा 0,4। ठीक है? तो इसके ऊपर और ये लेस देन इक्वल दिया है तो लेस देन का मतलब नीचे की तरफ। तो ये हमारा एरिया बाउंड होगा। इस पे जो भी बिंदु बनेंगे तो ये 2 बिंदु बन रहे हैं, इसका तो चित्र खत्म हो जाता है, ये 0 0 है, 0,4 4,0। इस पर हम कोणीय बिंदु लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे z की वैल्यू। तो z की वैल्यू हमारी कितनी है? z की वैल्यू है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। और यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु हमारे 2 बन रहे हैं, 0 4 4 0। इस पे मान कितना होगा? यहाँ 4 रख के x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे। इसमें 3 का गुणा 0 में 0, 4 का गुणा 4 में 16। अब अच्छा यहाँ पे रखेंगे 4 x की जगह तो 4 3 12 है, उधर 0 तो ये हो जाएगा 12। तो अधिकतम वैल्यू कौन है? 16। तो हमसे अधिकतम वैल्यू का अधिकतम मान, तो का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है दूसरे का है ना, यदि PA बराबर 7/13, PA इंटरसेक्शन B बराबर 4/13 और PB बराबर 9/13 तो साफ प्रतिबंध प्रायिकता PA अपॉन B का वैल्यू पूछा है। तो साफ प्रतिबंध प्रायिकता PA अपॉन B का जो फॉर्मूला है वो होता है PA अपॉन PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो दोनों की वैल्यू हमें दी गई है, बस वैल्यू पुट रखनी है और आंसर। PA इंटरसेक्शन B का मान 4/13 है और PB की वैल्यू कितनी है? 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 4/9। ठीक है? तो ये दूसरे का अंतिम प्रश्न था, यानी कि एक एक नंबर के जो हमारे प्रश्न थे वो सारे हो चुके हैं 10। क्लियर? अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर और वो 2 अंक का होगा। वो प्रश्न 3 का जो पहला प्रश्न है का नंबर ये 2 अंक का होगा और हमसे पूछा गया है a बराबर 1 2 b बराबर 1 4 समुच्चय 2 दिए गए हैं। a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो a और b में संबंधों की संख्या बराबर हो जाएगी क्या? 2 की पावर a में अवयवों की संख्या गुणे b में अवयवों की संख्या। ठीक है? तो हो जाएगा 2 की पावर a में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। b में कितनी है? इसमें भी 2 है। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 का घात 4। 2 का घात 4 का मान होता है
16। तो इसमें जो संबंधों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 16। क्लियर। अगला प्रश्न है तीसरे का खा। यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर 0। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? y बराबर a sin x प्लस b cos x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा a sin x का क्या हो जाएगा? cos x प्लस b cos x का माइनस sin x। क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल टू a cos x का कितना हो जाएगा? माइनस sin x प्लस b प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का b sin x का cos x, माइनस दोनों से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। ये काहे का मान है? a sin x प्लस b cos x मान है y का, इसकी जगह रख देते हैं y। तो हो जाएगा d2y ओवर dx2 बराबर माइनस y। इसको इस साइड लाएंगे तो d2y ओवर dx2 प्लस के y इक्वल टू 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है सदिशों i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दो सदिशों के बीच का कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं? cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन a का मापांक b का मापांक। तो कुछ देर के लिए इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। तो लगाइए cos थीटा बराबर a डॉट b, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a का मान हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k इंटू डॉट 3i माइनस 2j प्लस का k कैप कौन इसका क्या लेना है? मापांक। तो i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, ऐसे इसमें करते हैं i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग। k का गुणांक यहाँ 1 है तो 1 का वर्ग। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, i का i में होगा, j का j में, k का k में, बस i का i में, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा बटे ये हो जाएगा कितना 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9, ये 9 4 1 तो 3 4 7 3 10 हो जाएगा, ये अंडर रूट 13 हो जाएगा, ये भी अंडर रूट 13 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 बटे 13। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर, कॉस को इधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स 10 बटे 13, ये दोनों के बीच का कोण आ गया। क्लियर। कौन चला गया? कोई लोग अगला प्रश्न है घ नंबर का, ये तीसरा का घ प्रश्न है।
और ये तीसरा का अंतिम पार्ट है। गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है और इनके द्वारा हल किए जाने की संभावना या प्रायिकताएं 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता, तो प्रश्न जो हल होने की प्रायिकता होगी, प्रश्न हल होने की प्रायिकता होगी 1 माइनस ABC किसी के भी द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता, प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता। एक में से अगर तीनों के द्वारा प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता को घटा दिया जाए तो हमारी प्रश्न को हल होने की प्रायिकता आ जाएगी 1 माइनस ए के प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/2। तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो गुणा हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ये हो जाएगी बी के द्वारा प्रश्न ना हल करने की। सी के द्वारा प्रश्न ना हल करने की 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न हल होने की प्रायिकता है। एक में से घटाएंगे तो प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता आ जाएगी। माइनस 1/2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 2/3 हो जाएगा और 4 एकम 4 में 3/4, 3 से 3, 2 से 3 कट गया, क्या बचा 1 माइनस 1/4, एकम 4 में से गया 3/4। तो प्रश्न को हल होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/4। अगला है प्रश्न 4। इसके भी हमें सभी खंड हल करने हैं। पहला है, दिखाइए कि प्रश्न प्रदत्त फलन fx बराबर 7x माइनस 3r पर एक वर्धमान फलन है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें f' निकालना होगा। निकालिए 7 इंटू एक्स का 1, 3 का 0 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या f' इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन यदि 0 है तो फलन हमारा क्या हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। ये इसकी कंडीशन होती है कि अगर f' इज ग्रेटर देन 0 है तो फलन हमारा वर्धमान होता है, और यही हमसे सिद्ध करवाया है। तो फलन हमारा वर्धमान है। क्लियर। प्रश्न चौथे का जो पार्ट है वो कह रहा है सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत सदिश, लंबवत इकाई सदिश पूछा है ऐसा है, लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत हाँ मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a और b के वैल्यू ये दिए गए हैं। ठीक है। तो a प्लस बी को हम मान ले रहे हैं x, तो x वेक्टर हो जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी को ऐड करिए तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 3j प्लस 4k। अगला हम इसको ले रहे हैं y, a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा ये a माइनस बी। इसमें से इसको घटा दीजिए, i में से आई जाएगा, ये 0i हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का j बचेगा, इसको घटाएंगे माइनस का 2। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे x क्रॉस y निकालेंगे। x क्रॉस y जो होगा वो कैसे निकलेगा i से k, और ये हो जाएगा 2 3 4 0 i है नहीं -1 -2। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। i ये कैंसिल 3 -6 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना बचेगा -6 प्लस 4, माइनस का j हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल और ये कैंसिल, माइनस के 2 दूनी 4, ये 0 हो जाएगा, और फिर प्लस का k हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये 0 हो जाएगा। कुल मिला के हो गया कितना माइनस का 2i और प्लस का 4j और माइनस का 2। इसका मापांक हम निकालेंगे x क्रॉस y का मापांक हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग। कुल मिला के हो जाएगा कितना 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 4 20 4 24। ठीक है। तो जो हमसे पूछा गया था इसका मात्रक लंबवत मात्रक सदिश जो होता है, मात्रक सदिश वो होता है a इसका x क्रॉस y अपॉन x क्रॉस y का मान। इसका मान हमने निकाल लिया, x क्रॉस y का मान कितना है -2 कॉमन ले लेते इसमें से, तो आ जाएगा i प्लस का सॉरी माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, मुझे प्लस का कौन इसका मापांक 24। 24 को क्या लिख सकते हैं 8 या 4 6 24, 4 2 रूट 6, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
बाद बकाया का आपका जो है तो क्या हो जाएगा, लंबवत मात्रक सदस्य हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न चौथे का गा जो है वो है ये कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुज संलग्न हो जाए, ए और बी इनको दी गई है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना, ए क्रॉस बी का मापांक। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, आई जे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 1 4 1 -1 1। इसमें भी निकालना हमें, एक का एक में एक और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा। माइनस का जे, ये कैंसिल 3 एकम 3 और माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस के, ये कैंसिल माइनस का 3 माइनस का 1 तो हो जाएगा 4 1 5 आई, और ये कितना बचेगा, -1 प्लस का जे हो जाएगा और इधर माइनस का 4 के हो जाएगा। इसका मापांक लिखते हैं, ए क्रॉस बी का मापांक। तो ये हो जाएगा कितना, √5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16 और 1 17 25 कितना हो रहा है ये, 40 40 42 हो जाएगा और 7 4। तो संलग्न जो है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस बी का मापांक, वो आया हमारा √42 वर्ग मात्रक। क्लियर। प्रश्न चौथा का घ जो है अंतिम प्रश्न है चौथे का, ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पी ए का मान 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5 है, पी बी का मान पी है तो पी का मान ज्ञात करना, जबकि घटनाएं अपवर्जी हैं, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी यदि घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अपवर्जी का मतलब जो दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो हो जाएगा 0। तो पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस का पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, इसके वैल्यू 3/5 पी ए का, 1/2 पी बी का, पी प्लस का 0। इसको इस साइड लाएंगे, 3/5 - 1/2 पी। तो पी की वैल्यू हो जाएगी, इनका एलसीएम ले लेते हैं कितना, 10 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी कि 1/10। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो अभी हमारे 4 प्रश्न इस पार्ट में लग गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए।